अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। पाकिस्तान में सियासी तूफान तो बरपा रहता है, मगर आज एक अदालती भूचाल भी दो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस के इस्तीफों की शक्ल में सामने आ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बतौर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। सदर मुमलिकत के नाम भिजवाए गए अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला है और इस तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के ढांचे को तोड़ कर रख दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बकौल 27वीं आईनी तरमीम एक ऐसी हुकूमत ने मंजूर की कि जिसकी अपनी आईनी हैसियत इस वक्त ज़ेरे जायज़ा है और इन हालात में उनके लिए अपने हल्फ की पासदारी करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इसके साथ साथ मुस्ताफ़ी होने वाले दूसरे जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने इस्तीफे में ऐसी ही वजूहात लिखी हैं और ये मौक़िफ़ भी अपनाया है कि उन्होंने जिस आइन की पासदारी का हल्फ उठाया था वो अब मौजूद नहीं रहा। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी भी दे दी है। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा जो कि 5 साल के लिए होगा। नए नोटिफिकेशन के इजरा के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट में कहा गया है कि आर्मी चीफ जिनके पास चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा भी होगा वो पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंजमाम करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी तैनात करेंगे। अब इसके साथ साथ सेनेट से भी आज 27वीं आइनी तरमीम में होने वाली 8 इजाफी तरमीम मंजूर करवाई गई हैं, जिनके लिए PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और JUI सेनेटर अहमद खान ने दोबारा वोट डाला है। ये सारी पार्लिमानी और अदालती सूरत हाल अब किस तरफ इशारा कर रही है, इससे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों अहबाब को। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए आसिफ बशीर चौधरी साहब मैं आपसे शुरू करूँगी। चूँकि आपकी पार्लियामेंट और इसके साथ साथ जो दीगर सियासी उमूर हैं, स्ट्रेटेजिक उमूर हैं, उन पर बड़ी गहरी नज़र होती है, तो ये बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला का 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ ये जो एक इस्तीफ़ा सामने आया है, ये सरप्राइज़ नहीं है और इसकी तवक्को क्या मीडिया के हल्के पहले कर रहे थे इस रद्द अमल की? जी बिल्कुल, उनके इस्तीफ़े के ऊपर गुज़श्ता 3-4 दिन से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स भी हो रहे थे और ये नज़र भी आ रहा था कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे और ख़ुद उन्होंने इन ख़बरों की कोई तरदीद भी नहीं की थी। शायद वो मुंतज़िर थे कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम है ये मंजूरी के मराहिल तय कर ले, तो जो ही ये मंजूर होगी फिर उसके बाद वो एक इस्तीफ़ा देंगे। तो टेक्निकली जो आज तरमीम मंजूर हुई है जिसमें एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कायम हुई है, उन्होंने उसके ऊपर वो अपना जो है बुनियादी तौर पे इख्तलाफी नोट दिया है और उन्होंने ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बात लिखी है कि उनके नज़दीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया गया। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तोड़ दिया गया है और उसको वो कहते हैं कि मैं ने जिस आइन का हल्फ लिया था वो आइन अब मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में हमने जो तकरीरें कवर की, आप भी पार्लियामेंट में मौजूद थी जब ये मंजूरी का अमल था और इस पर डिबेट ओपन हुई, तो ये जो हुकूमती बेंचेस से बारहा ये बात कही गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है एक वो जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है और ना सिर्फ इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पहले साइन किया था बल्कि बाद में इमरान खान जो हैं उनकी जमात ने भी इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन किए थे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं जो अभी इसकी मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने भी COD पे साइन किए थे और वो उन्होंने उस वक्त वादा किया था, इस बात की को जो है सेकंड किया था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो होनी चाहिए थी। तो ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि 13 मई 2006 को जो COD हुआ था जी। उसके ऊपर बाद में इन सारी जमातों ने दस्तखत किए थे। जो हमारी बात होती है अब अपोजिशन के लोगों से, आज जो पार्लियामेंट में एक बड़ा अहम इजलास हुआ अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों का, जिसको महमूद खान चकजई जो कि अब एक अभी गो के उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे डिफेक्टो इस वक्त एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं नेशनल असम्बली के अंदर, वो चेयर कर रहे थे और उसमें उन्होंने जो फैसले लिए हैं
उसमें उन्होंने आज अहम फैसले लिए हैं इसी मुद्दे को लेकर। एक इस पे मैं आऊंगी कि अब अपोजिशन का रद्द अमल क्या होगा, जुडिशरी का जो रद्द अमल है वो मजीद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जब आप पार्लियामान की बात कर रहे हैं तो आसिफ ये मुझे बताइएगा कि जो 8 तरमीम जो हैं वो पेश की गई, उसके बाद हमने देखा 27वीं तरमीम के बाद अगले ही रोज़ उनको एक हुकूमत को जो है वो पता चला कि इसमें तो बहुत सारे लैकुनाज हैं जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उसमें पाकिस्तान का वर्ड नहीं है, कुछ इस तरह की। तो क्या इसकी निशानदेही भी ये कुछ हल्के बता रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से की गई थी? देखें, ये तो एक सेकंड थॉट लिया गया था और मैं क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी लोगों से बात की तो ये इसमें क्लैरिटी नहीं थी, एक इबहम था। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट बार ने एक केस किया था जिसका डिसीजन 31 जुलाई 2009 को आया था। इफ्तिखार चौधरी हेडेड बेंच ने उसके ऊपर एक डिसीजन दिया था। बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जिसमें 3 नवंबर के इक़दाम को गैर आइनी करार दिया गया था और उसी जजमेंट में ये कहा गया था कि आइंदा अगर कोई डिक्टेटर आइन तोड़ेगा, यूज़रपर कोई आइन तोड़ेगा, तो जो लोग पहले जुडिशरी में आपको पता है कि उनसे पीसीओ के हल्फ लिए जाते हैं, तो उसमें लिखा गया था कि आइंदा कोई जज जो है वो पीसीओ पे हल्फ नहीं लेगा और अगर वो पीसीओ पे हल्फ लेगा तो वो कोलैबोरेटर तस्वर होगा उस डिक्टेटर का और उसका बाद में आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होगा। ठीक है। उसमें लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का जज। अब जब ये तरमीम आई तो उसमें कहा गया कि अब क्योंकि हम एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली जो है वो क्या काम करेगी, इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट 2 काम कर रही है। अभी तरमीम पास होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी और एक वो एपलेट फोरम था हाई कोर्ट से जो केस आते थे। तो अब क्योंकि हमने एपलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर दी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना दी तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उसमें डाला गया है क्योंकि अगर इस तरह का कोई खुदा न खासा इकदाम होता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। मैं डॉक्टर जफर मिर्जा की तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आज वो एक भूचाल जिसका हम जिक्र जो है वो इंट्रो में भी कर रहे थे, तो अक्सर ही पाकिस्तान के अंदर ये सियासी भूचाल, ये आईनी भूचाल कहीं पर कुछ ना कुछ दिखाई देता ही रहता है वक्तन फवक्तन। आपको क्या लग रहा है कि 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस्तीफ़ा और वो भी उस आईनी तरमीम के ऊपर जिसको जो है ना अपोजिशन तस्लीम कर रही थी, जुडिशरी की तरफ से मिला जुला रद्द अमल जो है वो हमें दिखाई दे रहा था, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो इस्तीफ़े हैं ये किस सिमत जो है वो इशारा कर रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं समझता हूँ नैयर साहबा कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के तारीक तरीन दौर में से गुजर रहा है कि जिसमें जो एक माहिदा होता है शहरियों और रियासत के दरमियान, उसको अगर मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो उसको टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। दुनिया में कभी किसी मुल्क ने ग्रो नहीं किया, तरक्की नहीं की अगर उसके अंदर आइन और कानून की बालादस्ती ना हो। और हमारे यहाँ हम उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ अपने आइन को और अपने कानून को ज़ाती मुफादात की वजह से या सियासी मुफादात की वजह से बतदरीज उसको कमज़ोर से कमज़ोर तर करते चले जा रहे हैं और 27वीं तरमीम के नतीजे में तो हमने उसको पाश पाश कर दिया। जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में बहसीयत एक शहरी, बहसीयत एक पब्लिक ऑफिशियल, कौमों की ज़िंदगी में भी एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको बहुत अहम फैसले करने होते हैं और आपने बुनियादी तौर पे ये फैसला करना होता है कि आप तारीख की राइट साइड पे खड़े होंगे और याद किए जाएंगे या आप जो एक मुफाद परस्ती का जो रेला चल रहा है उसमें बह जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मोस्ट ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मनीला साहब जो हैं, वैसे भी मेरा ख्याल है कि दे आर द फाइनेस्ट जजेस इन पाकिस्तान। इनके जो इस्तीफ़े हैं ये मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख में हमेशा बहुत अच्छे तरीके से याद किए जाएंगे। ठीक है। और दूसरे ये कि ये लोगों को ये भी बड़ा एक क्लियर मैसेज मिला है कि अगर कोई इबहम था कि जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जी कि क्या फ़र्क पड़ता है जी, ये जो कोर्ट्स हैं ये तो बिल्कुल उसी तरह काम करते रहेंगे। तो इन दोनों हजरात के इस्तीफ़ों की वजह से ये बिल्कुल बात इस्टेब्लिश हो गई है तमाम पाकिस्तानी शहरियों के जहनों के अंदर
कि असल हकीकत क्या है। ठीक है, असल हकीकत क्या है ये इस्टेब्लिश हुई है बात। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, मैं आपके पास वापस आऊँगी। हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ साहब ने, जो कि माहिर हैं कानूनी अमूर के। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, हमारे जो जस्टिस साहिबान हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उस पर आपने जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखी हुई होगी। अब एक और इस्तीफ़ा जो है वो भी सामने आ गया है, जो कि चेयरमैन है लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मखदूम अली ख़ान साहब, उनका इस्तीफ़ा भी सामने आ गया है। तो ये इस्तीफ़ों की जो लाइन है ये लगती हुई आपको नज़र आ रही है, और क्या ये रद्द-ए-अमल है उस 27वीं आईनी तरमीम का, कैसे देखते हैं? रहीम, अगर तो देखा जाए कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी के जजेस हैं, ये सारे के सारे 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपॉइंट हुए हैं, तो फिर तो बात समझ में आ जाती है कि जी ये ऐसे जजेस हैं जो एग्जीक्यूटिव ने लगाए हैं। ये सारे वो जजेस हैं जो 2009 की जो अदलिया आज़ाद थी उसके बाद ये आए हैं। उन्हीं में आज चीफ जस्टिस भी हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और जो चीज़ पिछले 12-14 साल के चल रही थी इस मुल्क के अंदर, सुप्रीम कोर्ट वीजा वर्स पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है, चूंकि बुनियादी तौर पे इशू ये है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, और उससे पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है वो मिलते रहना चाहिए पाकिस्तान के शहरियों को कि उनकी जगह अप्रोच कर लें। अगर यही प्रिंसिपल जो है, अगर इसको दुनिया के सारे तकरीबन 80 से ज्यादा ममालिक ने 1920 से अडॉप्ट किए हुए है, और इसको पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी या उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो 2006 से इसको स्ट्रेस कर रही थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी चाहिए। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी पार्लियामेंट को अपनी जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट थी या अपनी जुरिस्डिक्शन थी उसके अंदर जाने ही नहीं दिया, और अगर जाने की कोशिश की गई और हमारे लॉयर्स की वो मूवमेंट थी, उस दौर के चीफ जस्टिस इतने एक्टिव थे कि अगर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया गिव अप किया और एक बैलेंस जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया, तो उसको भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, आप 19वीं तरमीम लेके आए, और विद इन डेज के अंदर आई। फिर उसके कि आपने वो अमेंडमेंट भी 2012 के अंदर खत्म कर दी। अब वहां से जो झगड़ा जो है वो स्टार्ट होता है वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन लिखना भी है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट भी करना है, और हम फैसला करें कि इस मुल्क के अंदर अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, उसकी वर्किंग किस तरह आएगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह आएगी, और उसके बाद ये है कि जुरिस्डिक्शन किस तरह जो अज्यूम की, और ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं होता। हम एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ जा रहे हैं, और वो इसलिए भी जा रहे हैं कि हमें ग्राउंड रियलिटी को एड्रेस नहीं करना चाहते। अगर यही था तो जिस तरह मैंने कहा 80 ममालिक के अंदर तो सेपरेशन ऑफ पावर या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का नहीं आया, इन्हीं दो जजेस साहबान की कई जजमेंट्स हैं कि जी पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, आइन वो बना सकती है, क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा काम इंटरप्रेट करना है। तो अगर ये सारी चीजें 2024 से पहले तक पाकिस्तान के अंदर चल रही थी, तो यकदम क्या हो गया कि जी 26वीं आईनी तरमीम से जो है वो पाकिस्तान की अदलिया जो बैठ गई है। दो चीजें आई हैं। अच्छा हाफिज साहब, इसमें एक सवाल भी ऐड कर लीजिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जो इस्तीफ़ा लिखा है उसके अंदर एक सवाल भी उठाया, और ये एक आइनी नुक्ता भी है जिस पर हम वजाहत आपसे चाहेंगे कि हुकूमत की जो आइनी हैसियत है वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद से जो है वो बजाते खुद ज़ेर जायज़ा थी, और इसके बाद जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है वो रखा गया है आइन को। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये एक पॉलिटिशियन तो कह सकता है, ना एक लॉयर कह सकता है, ना एक जज कह सकता है, क्योंकि लॉयर और जज को दोनों के लिए जो फोरम होता है वो अदालत के अंदर होता है, और अदालत के अंदर जो है अगर आपके पास केस आता है तो फिर आप फैसला करें कि कोई चीज़ ठीक है या नहीं। और आर्टिकल 10A किस लिए पार्लियामेंट ने डाला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, अगर पाकिस्तान के जजेस बैठ के तय करना शुरू कर दें कि हमारा ही जो फैसला है वो मुकद्दम है और यही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो फिर आर्टिकल 10A को हमें निकाल देना चाहिए। जब आर्टिकल 10A भी मौजूद है और इन्हीं की जजमेंट्स आप निकाल लेना, मैंने आपसे कहा एक नहीं दर्जनों जजमेंट्स हैं कि जिसके अंदर इन्होंने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना, और जितनी देर तक हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जब जाके ये कहते हैं जी वहां जगह मामला है और उसको कहते हैं जी वहां सब जुडिश है, जब कोई फाइनल ऑर्डर आएगा हम आपकी बात को कंसीडर। क्या पाकिस्तान की किसी अदालत ने जो है वो इस जो हमने इशू बनाया हुआ है पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी का, उसका फैसला किया है?
अगर उसका फैसला नहीं किया हुआ तो किस तरह जजेस साहबान ये अज्यूम कर सकते हैं कि जी ये सारी चीजें जो गलत है, ये तो आर्टिकल 10A के खिलाफ है और मनशा के भी खिलाफ है, जो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है नादिया, वो ये है इस चीज के अंदर जो है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है कि आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, आपका इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और उसके बाद जुडिशियल आपका जो है रिव्यू जो है वो दूसरी जगह, इससे क्या हर्ज ऐसा है? इन्हीं के जजेस भी वहां पे जाएंगे, हमने तो नहीं लगाए, ये पार्लियामेंट ने तो नहीं लगाए ना, ये वो सारे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से बात है। तो क्या पाकिस्तान के सारे जज जो है, जो तकरीबन 125 के करीब हैं, वो सारे ये समझते हैं कि जी ये सारा काम जो है वो आइन की स्पिरिट या उसके खिलाफ है? तो मेरा ख्याल ये है कि अच्छे जजेस थे, अच्छा उनका कैरियर था, लेकिन जिस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सरसाइज की गई 1 साल के अंदर कि अपने ब्रदर जजेस को जिस तरह जो है वो टारगेट किया गया, उनके मुतालिक कमेंट्स दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ ऑर्डर किए गए, चीफ जस्टिस की जो पोजीशन है उसको चैलेंज किया गया। तो जब ये सारी चीजें आएंगी और फिर आप ये कहें कि हम ये समझते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें किसी न किसी जगह है जो लाइन लगानी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं लाइन जरूर ड्रॉ होनी चाहिए, ये कहना है हाफिज साहब आपका। हाफिज साहब, मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगी, वापस आपकी तरफ आती हूँ। आसिफ बशीर चौधरी साहब, अभी आपने हाफिज साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है, कल एक फुल कोर्ट जो है वो भी बुला लिया गया है। तो ऐसी सूरत में जब 2 सीनियर जजेस जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए, चेयरमैन जो है लॉ एंड जस्टिस कमीशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका किसी भी इस तरह के इजलास के अंदर, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे हैं, पार्लियामान कवर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस फुल कोर्ट की क्या हैसियत रह गई है जिसमें से जजेस निकल गए हैं, या कोई मसला नहीं है, ये इसी तरह से शिप सेल करता रहेगा? देखें, टेक्निकली तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं इस 27वीं तरमीम पे भी, 26वीं आईनी तरमीम पे भी, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस और साबिक चीफ जस्टिस के कंडक्ट के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने डेलिब्रेटली आंखें मूंदे रखी और जो एक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के एक पिलर को डिसबैंड होने में उन्होंने जो है सहूलतकारी की। देखें, ये जो मखदूम अली खान का आप नाम ले रही हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े कानूनी दिमाग भी हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ना बनना, मैं समझता हूँ एक बदकिस्मती होगी इस मुल्क के लोगों की, कि वो, मैं तो उन्हें एक प्रोफेसर टाइप और रिफॉर्मिस्ट आदमी समझता हूँ, जो आल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और उस तरह के देख के लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स वो हमेशा बात करते थे। और वो कहते थे कि ये मुकदमात की ये जो पेंडेंसी है इसके हमें बहुत सारे रूट्स निकालने पड़ेंगे, और वो खैर वो मैं उस तरफ नहीं जाता। कोई हैसियत देख रहे हैं? मैं देखें, मैं अब इस फुल कोर्ट की कोई हैसियत नहीं समझता जिसमें आपने जजेस जो हैं, पहले अभी तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला आना बाकी था, क्योंकि और सितम बलाए सितम ये कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई और उसके जो सरबराह बनाए वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल वकील ही नहीं थे। उनको आपने, जो अमीनुद्दीन खान हैं, उनको आपने उनका चीफ बना दिया। फिर अब उनकी वो खुद वो तरमीम सुन रहे हैं जिसके वो बेनिफिशरी हैं। तो यहाँ इंसाफ के तकाजे तो वहीं पे ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन अभी उसका डिसीजन नहीं आया। फिर उससे पीछे अगर आप चले जाएं, ये जो 2/3 अक्सरियत दी गई है, ये रिव्यू में दी गई, पहले इसके खिलाफ फैसला आया। ठीक है, रिव्यू में स्कोप ये होता है कि अगर रिकॉर्ड पे कुछ ऐसे फैक्ट्स आ जाएं, कुछ ऐसे सबूत आ जाएं कि सारा सिनेरियो चेंज हो जाए, तो रिव्यू में डिसीजन चेंज हो सकता है। लेकिन रिव्यू में ऑल टुगेदर एक नया डिसीजन दिया गया, और ये मैंडेट जो है इस हुकूमत को ज़बरदस्ती दिया गया, मखसूस नशिस्तों वाला। बाकी जो इलेक्शन हुआ उसके ऊपर भी बड़े बड़े सवाल हैं, मुतालबा ही नहीं था, प्रेयर ही नहीं थी, वो जिसको जवाब दिया गया नहीं आए। लेकिन मैं जो आखिरी एक बात आपसे कहूँगा वो ये है कि इन जजेस ने उस वक्त भी कहा था कि फुल कोर्ट बिठाएं और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करें, जो कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने नहीं मानी। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई है, अभी उसका डिसीजन नहीं आया, 27वीं आईनी तरमीम हो जाती है। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए थे उससे आप एक कदम आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बना देते हैं, और अब इसके बाद इन जजेस का फुल कोर्ट में या किसी अदालत में बैठना जो है वो इरेलीवेंट था। मैं इसकी वजह सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हुई थी, खुद सिग्नेटरी हैं इमरान खान भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, बाकी जमातें भी, लेकिन ये सारा अमल गुड फेथ में होना चाहिए था। जब तक जो इस मुल्क का बड़ा हार्श फैक्ट क्या है, जब तक ये जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट की जेबों में रही उस वक्त तक इनसे मसाइल नहीं थे, लेकिन जब जुडिशरी ने स्टैंड लेने की कोशिश की तो फिर पार्लियामान के जरिए इस जुडिशरी को जो है वो डिसबैंड कर स्टैंड लेने की कोशिश की तो डिसबैंड किया गया है। और ये जो एक कंट्रोल का फैक्टर ये नज़र आता है कहीं ना कहीं, और इसके ऊपर बात भी बहुत सारी हो रही है। ये बताइएगा डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कि आपको क्या लगता है कि अब जो एक सिनेरियो आगे बन रहा है
क्या अपोजिशन की जानिब से, जैसे अभी आसिफ बशीर चौधरी साहब भी कह रहे थे, महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक तहरीक का जुमे के दिन से ऐलान कर दिया है, क्या वो तहरीक जो है वो कामयाब हो पाएगी? जुडिशरी में कोई तहरीक जो है वो बनती हुई देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर एतराज़ात हैं तो क्या वो बाहर आएंगे या फिर बस 2-4 इस्तीफे आएंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा? जी नैयर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा थोड़ा सा एक तनाजुर जो है उसकी वो आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक पूरी सिचुएशन को समझते हुए उसका एनालिसिस करें। आप देखें कि पाकिस्तान का हर शख्स ये जानता है, और इवन के जिन लोगों ने इलेक्शन जीता वो भी अपने दिलों में ये जानते हैं कि ये एक धांधली शुदा इलेक्शन था, और इसमें धांधली के जरिए लोग पार्लियामेंटेरियंस बने, और जो एक अक्सरीती जमात थी उसको उसका जो वोट जो था उसका नहीं माना गया, तो लोगों की तो वहाँ से इंसल्ट शुरू हुई पाकिस्तान के। अब ऐसे लोग के जो एक फॉर्म 47 के नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, अब वो अपनी बका, अपने मफाद और अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऐसी आईनी तरमीम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटीज भी मिल सकें, और उनका जुडिशरी के ऊपर भी कंट्रोल हो जाए, मीडिया के ऊपर वो पहले कंट्रोल कर चुके हैं। तो ये कहना कि जी मतलब कोर्ट्स का तो रोल जो है वो इंटरप्रिटेशन होता है, जो लेजिस्लेशन जो के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो पार्लियामेंट, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इशू तो ये है ही नहीं। इशू तो ये है कि अदालत की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है इतने गहरे तरीके से कि शायद हम उसमें से निकल ही ना सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्त ये डिसाइड करेगा कि ये तरामीम जो हैं ये इस आइन में रहेंगी या नहीं रहेंगी। अपोजिशन आपको बाहर आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, और आप क्या उसका साथ देंगे या नहीं? जी जी, हम तो पहले भी उसका साथ दे रहे हैं, और ये जो आइन के जो बहाली की तहरीक है इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसको चलना भी चाहिए, लोगों को इसमें शामिल भी होना चाहिए। और ये जो 2 इस्तीफे आए हैं और अब आपने बताया कि 3 हो गए हैं, ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान में बावजूद इसके कि जो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं और बहुत ज़्यादा यानी लोगों की राह में रुकावट पैदा की जाती है कि वो राइट टू एसोसिएट जो है उसको भी इस्तेमाल ना कर सकें, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसे लगता है कि ये एक पेशहमा है एक मुल्कगीर तहरीक का। ठीक है, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा को ये लग रहा है कि ये मुल्कगीर तहरीक का पेशहमा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब प्रोग्राम में जिक्र होगा पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर और अफगानिस्तान की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी के तनाजुर में एक अहम तरीन इंकशाफ का, जो कि आज पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से किया गया है। वजारत इत्तलात व नशरियात ने कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों के हमले के हवाले से एक अहम बयान जारी किया, जिसके मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। बयान में मजीद ये भी इंकशाफ किया गया है कि इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द जाहिद ने की और इसकी हतमी मंजूरी नूर वली महसूद ने दी। वजारत इत्तलात के मुताबिक वाना में हमले के लिए अमरीकी साख्त का असलहा था, जो कि अफगानिस्तान से लाया गया था, जबकि नूर वली महसूद के हुक्म पर TTP से हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैश उल हिंद नामी तंजीम पर डाली गई। और कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये भी इंकशाफ कर चुके हैं कि इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाका करने वाले उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। आज सामने आने वाले इंकशाफात अब क्या बता रहे हैं, और अफगानिस्तान के साथ अब कशीदगी मजीद कितनी बढ़ने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद वली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो वाना और इस्लामाबाद कचहरी हमलों में अफगानिस्तान के मुलविस होने के सबूत सामने आ चुके हैं। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी एक कशीदगी की सूरत हाल हम देख रहे थे, उसमें क्या इजाफा होता दिखाई दे रहा है आपको? जी देखिए, सूरत हाल तो पहले ही खासी कशीदा है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी ऑलरेडी तजारती राहदारियाँ तो पाकिस्तान ने बंद की हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने वो हक भी महफूज रखा हुआ है कि
अक्रॉस द पाक अफगान फ्रंटियर जो भी उनके बेसिस होंगे तो उनको हम टारगेट करने का हक महफूज रखते हैं अगर हमें वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिलती है। तो मेरा ख्याल है वो सारे वसाइल बुरुकार लाए जाएंगे टेक्नोलॉजी के भी, चाहे वो ड्रोन्स हो, एरियल मीन्स हों, यूकैव्स हों, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हों। तो वहाँ तो हम उस तरफ भी जाएंगे और इंटरनली तो इनका कला कमा करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपने क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बात की है, तो इन दोनों वाक़यात और इससे पहले भी जितने वाक़यात सामने आए हैं उनमें अफ़गानिस्तान की जानिब से एक दो दरअंदाजी का हमें सबूत हैं, शवाहिद हैं, वो हमारे सामने मुसलसल मुतवातर आते रहे हैं, और जो भारत की फ़ंडिंग है वो भी सामने आती रही है। तो अब ये जो सबूत हैं, ये शवाहिद हैं, उस वक्त में जब तुर्किया का एक आला सतही वफ़द जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या अब ये सबूत, ये शवाहिद हम तुर्किया के उस वफ़द के ज़रिए ही और उन सालिसीन के ज़रिए ही जो है वो अफ़गानिस्तान के सामने, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे? जी बिल्कुल रखेंगे, और पहले भी रखे हैं, मगर इसका कोई असर उन पे होता नज़र नहीं आता। ये बहुत अच्छी बात है, कतर और तुर्किया जैसे ममालिक वो मुस्तरब हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिंसेरिटी के साथ कर रहे हैं, मगर उनका वास्ता एक ऐसी एंटिटी से है जो कि एक्टर्स को छतरी फ्राहम कर रही है, उनके लिए उस एक महफूज पनागा बनाया हुआ है अफगानिस्तान को, और यहाँ आके इस किस्म के फोरम्स पे उनका दिफा करते हैं। तो वो अगर तुर्किया का वफ्द आएगा भी तो मुझे नहीं लगता कि वो इस एविडेंस की बेस पे बहुत कुछ कर पाएगा। हमें ये एविडेंस अभी दुनिया के सामने भी रखना चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें एक इमीडिएट नेबर जितने अफगानिस्तान के हैं उनका एक ग्रुपिंग हम कायम करें। उसमें चूंकि चीन भी शामिल होगा जो कि ग्लोबल पावर है, सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी तजारत है, ईरान है जो अफगानिस्तान उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो पाकिस्तान के रास्ते तजारत नहीं होती तो ईरान का फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इस सारे मामले में पाकिस्तान की मुआवनत करे, और क्योंकि ये सारे ममालिक जो हैं जो इसके नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, वो इसमें स्टेक होल्डर हैं। दुनिया स्टेक होल्डर नहीं है अफगान पीस में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने जिक्र किया है जो दोस्त ममालिक का ईरान की तरफ से भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया गया है। अमेरिका का क्या रोल देख रहे हैं आप? अमेरिका के देखिए, अमेरिका अपना रोल इस वक्त अदा कर रहा है क्योंकि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ख्वाहिश ये है कि जो जिस प्रेसिपिटेड विड्रॉल से उनकी हजीमत हुई थी, अमेरिका के इमेज को धचका लगा, वो उसको रिस्टोर करे। ख़ासतौर पे वो जो वेपन छोड़ गए हैं वो भी उनके इल्ज़ामात लगते हैं, और अब तो कुछ इतलात ये भी हैं कि अमेरिका ने जो पोस्ट की काश्त है अफगानों को उससे भी रोकने की कोशिश की है। कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए हैं कि ये काश्त मत करो, ये एड ले लो। तो अमेरिका बसात भर कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी वो उनका एक दोबारा रवाबित कायम हुए हैं। अमेरिका का जो मुफाद है बगराम एयरबेस की हद तक, वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसकी क्यों ज़रूरत है अमेरिका को? मेरा नहीं ख्याल कि वो एक सीरियस अटेम्प्ट थी। वो एक रेटोरिकल ख्वाहिश का तो इजहार हो सकता है, मगर बगराम मेरा नहीं ख्याल कि वो अमेरिका उसको सीरियसली परस्यू कर रहा है। और वो बगराम में से वो अगर चीन को हम समझते हैं कि वो ज़ेरे निगरानी रखेगा, तो चीन अब उस हद से आगे निकल चुका है कि बगराम जैसी जगह से उस पर नज़र रखी जा सकती है। अलबत्ता ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है अमेरिका की कि वो दोबारा यहाँ पे अफ़गानिस्तान में असर व रसूख कायम करे, और जो दीगर ग्लोबल पावर्स हैं चीन जैसी, उनको थोड़ा उनका बढ़ता हुआ असर व रसूख कम करने की कोशिश करे। ये हर ग्लोबल पावर की ये ख्वाहिश होती है, और हमने इसको बड़ा इंटेलिजेंटली नेविगेट करना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर असरअंदाज होती है। तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अमन जिरगा किया गया है, और उसका एक पॉजिटिव पहलू ये था कि उसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर नज़र आई हैं, और वाना कैडेट हमले के बाद जो है हमने ये एक पेशरफ्त देखी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले एक बार हमने आर्मी स्कूल हमले के बाद जो है वो एक पेशरफ्त देखी थी, एक नेशनल एक्शन प्लान देखा था। अब फिर एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई एक्शन प्लान की बात की जा रही है। तो इस सारी पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं? कुछ सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, पेशरफ्त तो ये इसकी इंटेंट तो मुस्बत है, मगर ये नहीं हो सकता कि ये जिरगा कुछ ऐसे मुतालबात कर दे जो फेडरल गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले चुकी है उससे मुतसादिम हो।
जिस तरह ट्रेड एक लेवरेज के तौर पे हमने फ़िलहाल रोका हुआ है, अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत रुजू करती है तो हम उसको खोल देंगे, कुछ गारंटीज़ देती है। अगर सूबे केपी की हुकूमत इस जिरगे के ज़रिए मुतालबा करती है कि वो राहदारियाँ खोल दी जाएँ, तो वो एक स्टेप मेरा नहीं ख्याल कि इस वक़्त दानिशमंदाना होगा। और उसको अगर हमने सूबाई एक्शन प्लान की तरफ जाना है, तो हमने तो नेशनल एक्शन प्लान के नीचे रहना है ना। तो पहले तो सूबाई हुकूमत से ये पूछना मतलब चाहिए दोनों कि प्लान्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। जो उन पे जिम्मेवारियां थी, ऑब्लिगेशंस थी, एज पर नैब, क्या उन्होंने वो पूरी की, उससे ओहदा बरा हुए। जो उनकी सूबाई सिक्योरिटी के लिहाज से, पुलिस को एम्पावर करने के लिहाज से, जाके एडमिनिस्ट्रेटिव रिट बहाल करने के हवाले से जिम्मेवारियां थी, क्या वो उन्होंने बजा लाई हैं? अब तो क्या वजीर उन्होंने आला बता साहब देना कह रहे बाकी हैं है? ना ब्रिगेडियर साहब के जिन रास्तों से जो है वो दहशतगर्दी दाखिल हो रही है, उन रास्तों के खिलाफ, उन राहदारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक पेशरफ जो है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, ये मुस्बत है, इसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए इस टास्क को। और एक, चूंकि आप ये नहीं हो सकता कि पूरा सूबा जो अगर किसी और डायरेक्शन में देख रहा है फेडरल हुकूमत, तो फिर वो कभी भी बार आवर या समर आवर साबित नहीं होती वो काउंटर टेररिज्म की अप्रोच। ठीक है। वो तो यहाँ तक तो ये मुस्बत है, मगर इसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। ये नहीं कि आज वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और कल वो उससे मुनहरिफ हो जाए। मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान के दौरे पर आई श्रीलंकन टीम के हवाले से होने वाली अहम तरीन पेशरफ्त की। गुज़श्ता रोज़ श्रीलंकन टीम के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि इस्लामाबाद कचहरी हमले के बाद टीम के प्लेयर्स और मैनेजमेंट अरकान दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापस जाना चाहते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम और पाकिस्तान में श्रीलंकन हाई कमिश्नर से तफसीली मुलाकात की और श्रीलंकन टीम समेत मैनेजमेंट के तमाम अरकान की सिक्योरिटी को ज़ाती हैसियत में मॉनिटर करने की यकीन दहानी करवाई है। चेयरमैन पीसीबी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में रुकने का फैसला किया और अब दो तरफा सीरीज़ के बकिया 2 मैचेस और T20 ट्राई एंगुलर सीरीज़ के तमाम मैचेस में श्रीलंकन टीम शरीक होगी। ये पेशरफ्त कितनी अहम है और पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी खबर है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कमेंटेटर आमिर सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर सोहेल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने का फैसला हमारी क्रिकेट के लिए कितना अहम है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये डिसीजन हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बड़ी मुश्किल से वापस आई और अभी कुछ लोगों को ये चीज़ भा नहीं रही, बिल्कुल वो इसको जो है वो अच्छे तरीके से नहीं देख रहे, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो है ये स्पोर्ट्स फ्लरिश करे। तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम को जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, जहां पे वो थोड़ा सा और रिलक्टेंट हुए और वो फैसला करने जा रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का टाइमली इंटरवेंशन और उसके बाद आपको श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी अप्रिशिएट करना होगा कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को कैटेगोरिकली कहा कि अगर आप वापस आओगे तो 2 साल का बैन है। अच्छा। तो शामी सिल्वा जो उनके प्रेसिडेंट हैं और जो उनके सीईओ हैं, वो बहुत ज्यादा एशली डिसिल्वा फर्म थे। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई तो मोहसिन नकवी साहब जब बजाते खुद गए और प्लेयरों को बताया कि आपकी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है वो सेटल हो गई और वो जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स थे उनको बहुत बड़ी जो है ये डिफीट हुई है। आमिर साहब, अभी आपने खुद कहा कि कुछ लोग जो हैं वो ये नहीं देखना चाहते थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो बहुत से तज्जियाकार भी ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साजिश के पीछे भारत का हाथ है। तो क्या आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है? बात यह है कि हम किसी को पिन पॉइंट तो मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को फ्लरिश करता नहीं देखना चाहते। अब चूंकि पाकिस्तान में क्रिकेट जो वो आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट में शेप आ रही है और उसके बाद जो टीमें हैं वो आके यहाँ पे इंजॉय करती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जब फॉरेन टीम्स पाकिस्तान आती हैं, जब PSL खेलने आती हैं, तो जब उनसे बात होती है तो वो जब बाकी रीजन्स को कंपेयर करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत फ्रेंडली प्लेस है, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पे हमें रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है और यहाँ पे जो है वो हमें फैसिलिटीज बहुत प्रोवाइड होती हैं। गोल्फ खेलते हैं, बाहर निकलते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, इतनी ज्यादा कोई उनको वरी की जरूरत नहीं है।
तो फिर जब ये वाली बातें बाहर जाती हैं तो फिर लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि यार ये इस कंट्री को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है। अच्छा, आपकी तो यकीनन बतौर कमेंटेटर भी तमाम जो टीम्स हैं, जो इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आती हैं या जो बाहर भी जाते हैं आप, तो उनके साथ इंटरेक्शंस होती हैं, तो उन इंटरेक्शंस में क्या पाकिस्तान के हवाले से जो उनका एक इमेज है, जो उनका एक नैरेटिव है, वो क्या होता है? देखें, जब शुरू में ये आते हैं तो इनका नैरेटिव जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लिमिटेड है। वो जब ये आते हैं पाकिस्तान, इनको दिमाग में डाला होता है कि जी पाकिस्तान में ये है वो है, डेंजरस कंट्री है। जब ये यहाँ पे आते हैं जी, तो जब ये पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद ये खुद ऑस्ट्रक होते हैं कि हैं ये पाकिस्तान के बारे में हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही थी वो तो बिल्कुल झूठी हैं। सो पाकिस्तान में लोग आके बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ये फॉरेन प्लेयर्स। और आप ये देखें कि सिर्फ प्लेयर्स नहीं, अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखें और टीमों को देखें, अभी साउथ अफ्रीका होके गई है, उनके जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी पाकिस्तान में आके जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करके जाते हैं। सो पाकिस्तान एक जो है बहुत खूबसूरत मुल्क है और लोग भी बहुत जबरदस्त है। सो परसेप्शन जो है वो चेंज है। और जो भी टीमें आती हैं, रिसेंटली आई हैं, उन्होंने जाके अपने क्रिकेट बोर्ड्स को बताया है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी सेफ जगह है और बड़ी मजेदार जगह है जहां पे जाके हम क्रिकेट एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद थे। अब दूसरा वनडे कल रावलपिंडी में होगा और आज 2 घंटे तक खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की है। जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी और तमाम जो सिक्योरिटी के हमारे ज़िम्मेदारान इदारे हैं, वो सब ने आज जो है वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर विजिट्स भी किए हैं। आई होप कि कल एक अच्छा क्रिकेट होगा और हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही महफूज एनवायरनमेंट के अंदर ज़िम्बाब्वे की टीम भी पहुँच चुकी है, तो इस हवाले से मज़ीद यकीनन आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आइंदा के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।